हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लक्ष्य के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अब हम लोग फोर्थ सेम इलेक्ट्रिकल ब्रांच का जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग बना रहे हैं, जिसमें कि थर्ड सेम जेनरेशंस और फोर्थ सेम पावर सिस्टम, फोर्थ सेम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस इंक्लूड रहेगा। ठीक है, यह केवल ऑब्जेक्टिव का है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का है और एक लेक्चर्स में ऑलमोस्ट 30 ऑब्जेक्टिव का मैंने ग्रुप बनाकर उसको आगे भेजने का काम करूँगा। मतलब कि आपको जो ऑब्जेक्टिव का जो लेक्चर्स जाएगा वह 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसको कि आपको नोटबुक में लिखना है और लेक्चर्स को अच्छे से देखना है। और कोई भी डाउट हो तो हमें मैसेज करें या कॉल करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेबी गुप्ता, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम सॉल्यूशन, लेक्चर फर्स्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी आर। मतलब कि कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा क्या क्या है। तो कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी में ऑप्शंस में क्या क्या है? फॉसिल्स फ्यूल्स, वाटर, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, सोलर, विंड, बायोमास। बी ऑप्शंस में, सी में है वुड, एनिमल वेस्ट एंड एग्रीकल्चर वेस्ट, और डी में है नन ऑफ द अबव। तो आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस भी चल सकते हैं। तो देखिए हमारा ए ऑप्शंस इसमें करेक्ट होगा, जिसमें कि फॉसिल्स फ्यूल्स, वाटर एंड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। दैट मीन्स द कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी आर में हमारा ए ऑप्शन सही होगा, जिसमें कि क्या क्या दिया है? फॉसिल्स फ्यूल्स, वाटर एंड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो ए इज अ करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट इज लीस्ट रिलायबल। लीस्ट रिलायबल मतलब होता है जो कि भरोसे के लायक हमारा सबसे कम हो। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस में है। तो ऑप्शंस में ए में विंड है, बी में टाइडल है, सी में जियोथर्मल है एंड डी में सोलर एनर्जी है। ठीक है, तो देखिए टाइडल भी वेव फॉर्म हमारा आते रहता है। जियोथर्मल तो जहाँ पर इस्टेब्लिश करोगे वह तो भूतापीय ऊष्मा के द्वारा करते रहते हैं। सोलर भी हमारा क्या है, एक तरह से प्रिडिक्टेबल है और ज़्यादा भरोसे के लायक है इन कंपेरिजन टू विंड, जिसमें कि सबसे लीस्ट रिलायबल हमारा क्या कहलाएगा? विंड पावर प्लांट। विंड पावर प्लांट हमारा लीस्ट रिलायबल है, मतलब कि दूसरा का ए ऑप्शन इज अ करेक्ट। क्लियर है, दूसरा का ए इज अ करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि क्या है थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम द सी वाटर इज मोर एडवांटेजियस। ठीक है, मतलब कि कौन सा मेथड होगा इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने का फ्रॉम सी वाटर के द्वारा। तो हम लोग पढ़े थे वेरियस पावर प्लांट में, जिसमें कि हम लोग ओशियन करंट, वेव पावर, टाइडल पावर प्लांट, नन ऑफ द अबव। आप लोगों ने क्या पढ़ा था? टाइडल पावर। तो थर्ड वन का सी क्या होगा? थर्ड वन का सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब कि जनरेटिंग पावर, इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट का जो जो इलेक्ट्रिकल पावर हम लोग जनरेट करते हैं सी वाटर के द्वारा, उसमें थर्ड का सी मतलब कि टाइडल पावर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द टोटल पावर इंस्टॉल कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेट इन इंडिया। देखिए यह अप्रॉक्सीमेट इन इंडिया मतलब कि यह अभी हो सके गूगल पे सर्च करोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा या कम दिखेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट ज़्यादा ही दिखता है, क्योंकि गूगल अप टू डेट रहता है, लेकिन जो बुक्स है वह प्रिंटेड है, वह हमारा अकॉर्डिंग टू द एडिशंस के अनुसार होता है। तो इसमें टोटल पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेट, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चंस में अप्रॉक्सीमेट दे दिया है। तो अप्रॉक्सीमेट इन इंडिया हमारा क्या होगा? ए ऑप्शंस में रहेगा सही, 1,25,000, 1,25,000 मेगावाट, 1,25,000 मेगावाट, मतलब फोर्थ का ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फिफ्थ वन में। ठीक है, फिफ्थ वन में आगे बढ़ते हैं। द पावर डेवलपमेंट प्रोग्राम डेट आर पॉसिबल इन तमिलनाडु आर लार्जली बेस्ड। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जो हमारा तारापुर पावर प्लांट था वह शायद 1972 या 1974 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, तारापुर, जिसको कि अमेरिका की मदद से इंस्टॉल किया गया था। तो हमारा जो तमिलनाडु में ही पड़ता है, तमिलनाडु में जो हमारा बेस्ड होगा पावर डेवलपमेंट प्रोग्राम, वह हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट पे होगा। ठीक है, तो फाइव का सी।
नेक्स्ट है द पावर आउटपुट फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डिपेंड्स ऑन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पावर आउटपुट हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का कौन कौन पॉइंट पर डिपेंड करेगा। तो पहला ऑप्शन में देखिए हेड, मतलब कि सरफेस से वाटर का हेड कितना है, टाइप ऑफ डैम, डैम किस तरह का है, एंड डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मतलब उसका फ्लो का स्पीड क्या है। सेकेंड है हेड, डिस्चार्ज एंड इफिशियंसी ऑफ द सिस्टम। देखिए हेड तो मेन ही इंपॉर्टेंट है, डिस्चार्ज मतलब वाटर कितना डिस्चार्ज हो रहा है, और इफिशियंसी ऑफ द सिस्टम हमारा सिस्टम का इफिशियंसी कितना। उसके बाद टाइप्स ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब, टाइप्स ऑफ टरबाइन एंड इफिशियंसी ऑफ द सिस्टम। उसके बाद है टाइप ऑफ डैम, डिस्चार्ज एंड टाइप ऑफ कैचमेंट एरिया। तो इसमें सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा हेड, डिस्चार्ज एंड इफिशियंसी ऑफ द सिस्टम, मतलब कि 6 का बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, 6 का बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं 7th का। तो देखिए 7th में एक फार्मूला है जिसपे कि आपको यह डायरेक्टली जेई वगैरह में फार्मूला ही दे देता है। जब गेट वगैरह या ईएस वगैरह जाओगे तो इस पे फार्मूला के साथ साथ इस पे क्वेश्चन दे देता है, लेकिन आप लोगों के जेई लेवल पे इसमें केवल फार्मूला देता है। तो देखिए क्या क्या है, व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्रेशंस फॉर द इलेक्ट्रिकल पावर डेवलपमेंट बाय अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन किलोवाट। ठीक है, तो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में पी जो जनरेट होता है पावर, वह किलोवाट, मेगावाट या वाट कुछ भी ले सकते हो, वह पावर का यूनिट है। तो उसका करेक्ट एक्सप्रेशंस क्या है, तो करेक्ट एक्सप्रेशंस क्या है, पॉइंट सभी में 0.736 बटा में 75 WQHN, यहाँ भी है WQHN, ऑप्शन सी में भी है WQHN और ऑप्शन डी में भी है WQ, बट पहला फैक्टर हमारा डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो इसमें अकॉर्डिंग टू द फैक्टर हमारा आंसर है ए हमारा आंसर होगा 0.736 से बटा में 75 WQHN। अब W के बारे में देखते हैं, तो W हमारा क्या होगा, तो W जो होगा, W को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इन केजी मीटर, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इन केजी पर मीटर क्यूब। इसको W का यूनिट पूछ देता है, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इन केजी मीटर क्यूब। क्लियर है, उसके बाद Q क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन मीटर क्यूब पर सेकेंड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन मीटर क्यूब पर सेकेंड, इसका बराबर क्या हो जाएगा Q, इसका बराबर क्या हो जाएगा बच्चा W। अब बचा कौन, H, तो H को थोड़ा गेस करो, हाइट ऑफ फॉल मतलब कि हेड ऑफ वाटर इन मीटर, हेड H हमारा क्या रिलेट्स करेगा, हेड मतलब समझ रहे हो, तो हेड होगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा मीटर, मतलब कि हमारा जो डैम है उसका हेड कितना मीटर है, मतलब कि सरफेस है। और एन क्या हो जाएगा, एन तो जान रहे हो यह एन, तो इट रिलेट्स टू द इफिशियंसी। क्लियर है, मतलब कि ए 0.736 बटा में 75 WQHN। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको 7 पे बेस्ड है, तो इसको पहले क्वेश्चन नंबर 8 को बनाना है, उसके बाद आप हमें मैसेज करना कि क्वेश्चन 8 बन गया है, तब हम उसका आंसर बताएं। सिमिलर एज क्वेश्चन नंबर 9 भी उसी फॉर्मूला पर बेस्ड है, आपको बनाना है, वह सॉल्व करना है, फिर हम उसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम है, ठीक है, वह भी उसी फॉर्मूला पर बेस्ड है, जिसमें दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, इफ P इज अवेलेबल फ्रॉम हाइड्रो स्कीम इज गिवन बाय द फॉर्मूला P बराबर 9.881 QH, जहाँ पर Q उसी के जैसा सिमिलर होगा और H भी उसी के जैसा होगा, वेयर Q इज द फ्लो ऑफ रेट थ्रू द टर्बाइन इन L सेकेंड एंड हेड H is the head in meter, then P will be the unit। तो P तो जनरेटेड पावर है, तो ऑलवेज P का यूनिट तो HP में होगा नहीं, किलो जूल पर सेकेंड में होगा नहीं, किलोवाट में होगा नहीं, तो हमारा किस में होगा, वाट में। वाट का किलोवाट आवर में होगा नहीं, हमारा किस में होगा, वाट रहे, मेगावाट रहे या किलोवाट रहे। तो 10 का ए इज अ करेक्ट आंसर। अब उसके बाद हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं 11। तो 11 नंबर पे क्या है बच्चा, इफ द डिस्चार्ज ऑफ 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड and head of water is 1 meter, then the power generated by the alternator in 1 hour, assume 100% efficiency of generator and turbine will be। तो किस पे बनाओगे, क्या पूछ रहा है, पावर जनरेटेड। तो पावर जनरेटेड का फॉर्मूला देखो, P बराबर 9.81 QH, या वह जो होगा 0.736 बटा में 75 WQHN, तो वहाँ से भी बना सकते हो।
तो देखना दोनों से बनाकर फिर हम इसका आंसर बताएं। क्लियर है। अब 12 भी आपका एक तरह से न्यूमेरिकल बेस्ड है लेकिन फार्मूला बेस्ड है। देखो जब कभी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से न्यूमेरिकल देता है ना तो एकदम डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड देगा, केवल आपको फार्मूला रिमेंबर करना है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली अब आ रहे हैं 13 पे। आपको जितना भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करिए और हमें बताइए, भेजिए, फिर हम उसका बताएं। ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज कॉमनली फाउंड इन, कहाँ फाउंड होता है बता दो। ये तो सबके माइंड में होगा कि सर हाइड्रो इलेक्ट्रिक कहाँ बनेगा, डाकबंगला चौराहा पे बनेगा बाबू, ठीक है, कि पटना जंक्शन पे बनेगा, नहीं, कहाँ, हिलीज एरिया में। इसका ऑप्शन भी नहीं पढ़ना। इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या क्या, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लो, ऑपरेटिंग कॉस्ट तो लो होता है ना, क्योंकि यहाँ पर हमारा पानी नेचुरल रिसोर्सेज, एंड इनिशियल कॉस्ट इज हाई, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज हाई, इनिशियल कॉस्ट इज लो, बोथ ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड इनिशियल कॉस्ट आर हाई, बोथ ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड इनिशियल कॉस्ट आर लो। तो थोड़ा माइंड लगाओ 14 का, तो 14 का क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगा और इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा, बनाने का खर्चा ज़्यादा और चलाने का खर्चा कम। नेक्स्ट है द एडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन ओवर थर्मल पावर स्टेशन। तो थर्मल पावर स्टेशन का ध्यान दो, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, हाई होता है। हाइड्रो का ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगा, लो होगा। तो 15 का देख लो क्या क्या ऑप्शंस में, द इनिशियल कॉस्ट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट स्टेशन इज लो, इनिशियल कॉस्ट तो हाई होता ही होगा नहीं। द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज लो, ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का लो होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस कैन सप्लाई ऑफ पावर थ्रू आउट द ईयर, नहीं, ये तो नहीं दे सकता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कैन बी कंस्ट्रक्टेड एट द प्लेस वेयर द एनर्जी इज रिक्वायर्ड, नहीं, वो तो जंगल में ही होगा। तो इसका बी, 15 का बी इज अ करेक्ट आंसर, 15 का बी। अब हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए, मतलब कि कितना नंबर पे आ गए अब हम लोग, 15 आ गए 16। द लार्जेस्ट साइज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनिट्स इन इंडिया, लार्जेस्ट साइज हमारा क्या है, 160 मेगावाट। डायरेक्टली इसको याद करना पड़ेगा, 350, 500 मेगावाट, 90 मेगावाट, 165 मेगावाट हमारा लार्जेस्ट। उसके बाद द ग्रॉस हेड ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, 17 नंबर ग्रॉस हेड। तो ग्रॉस हेड में क्या क्या आता है देख लो, द डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल बिटवीन द लेवल इन द स्टोरेज एंड टेल रेस। टेल रेस जहाँ रहे हो, स्टोरेज जहाँ रहे हो, स्टोरेज डैम को बनाकर जहाँ कैचमेंट एरिया बोल रहे हो वह स्टोर हो रहा है। द हाइट ऑफ वाटर लेवल इन द रिवर वेयर द टेल रेस इज प्रोवाइडेड, ठीक है, द हाइट ऑफ वाटर लेवल इन द रिवर वेयर द स्टोरेज इज प्रोवाइडेड, ऑल ऑफ द अबव। तो 17 का क्या हो जाएगा, थोड़ा सा माइंड लगाओ, तो 17 का ए होगा, द डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल बिटवीन द लेवल इन द स्टोरेज एंड टेल रेस। टेल रेस जहाँ रहो सरफेस, और स्टोरेज कैचमेंट एरिया का जो हमारा वाटर का लेवल है वो, तो ग्रॉस हेड हमारा वही कहलाएगा, 17 का ए करेक्ट है। फिर से आगे बढ़ते हैं, अब 18 में आते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज नोन एज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तुम लोग के ऑब्जेक्टिव में भी दिया होगा, ठीक है, और एकदम आगे ये वाला क्वेश्चन एकदम देते रहता है कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से। तो इसका क्या देंगे, डायरेक्ट हाइड्रोग्राफ, 18 का डी है हाइड्रोग्राफ। और हाइड्रोग्राफ को ही हम लोग क्रोनोलॉजिकल कर्व भी बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोग्राफ को ही हम लोग क्रोनोलॉजिकल कर्व बोलते हैं। नेक्स्ट है, एंड हाइड्रोग्राफ इंडिकेट द डिस्चार्ज एज एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड अंडर कंसिडरेशंस, द मैक्सिमम एंड मिनिमम रन ऑफ ड्यूरिंग द पीरियड, द एवरेज रन ऑफ ड्यूरिंग द पीरियड, ऑल ऑफ द एबव। इसमें तीनों होगा, 19 का डी ऑल ऑफ एबव, मतलब कि सभी डाटा को यह फुलफिल करता है। 20 क्या हो जाएगा बच्चा, हाइड्रोग्राफ इज सिमिलर। तो अभी जस्ट बताएं हाइड्रोग्राफ किसके सिमिलर है, तो क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व, लोड ड्यूरेशन कर्व नहीं, लोड ड्यूरेशन कर्व पढ़ा होगा, मास कर्व नहीं, एनर्जी लोड कर्व नहीं, क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व के सिमिलर है हाइड्रोग्राफ इज सिमिलर टू द फैक्टर अफेक्टिंग द रन ऑफ, रन ऑफ रिवर, रन ऑफ का फैक्टर क्या क्या अफेक्टिंग होता है। तो देख लो इसको, रेनफॉल पैटर्न, शेप एंड साइज ऑफ कैचमेंट एरिया, इस पर भी डिपेंड हो, द टोपोलॉजी एंड नेचर ऑफ सॉइल इन द कैचमेंट एरिया, इस पर भी डिपेंड हो जाएगा, अमाउंट ऑफ वेजिटेशंस, वेदर कंडीशंस एंड कैचमेंट एरिया, इस पर भी डिपेंड होगा। 21 का डी ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ द एबव। अब आते हैं हम लोग कहाँ, 22 पे, द फ्लो ड्यूरेशन कर्व एट अ गिवन हेड ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यूज टू डिटरमाइन, फ्लो ड्यूरेशन कर्व, फ्लो ड्यूरेशन कर्व at a given head of hydroelectric power plant used to determine। तो
फ्लो ड्यूरेशंस कर्व हमारा क्या कहलाता है, टोटल पावर अवेलेबल, ऑप्शंस क्या क्या है, टोटल पावर अवेलेबल एट द साइट, टोटल यूनिट्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल, लोड फैक्टर एट द प्लांट, डाइवर्सिटी फैक्टर ऑफ द प्लांट। तो देखिए फ्लो ड्यूरेशंस कर्व हमारा किसको काउंट करता है, टोटल पावर अवेलेबल एट द साइट, मतलब कि 22 का ए ऑप्शंस होगा, 22 का ए, ठीक है। तो 22 को किस पे टिक करेंगे, ए पे टिक करेंगे। उसके बाद है 23, द एरिया अंडर फ्लो ड्यूरेशंस कर्व रिप्रेजेंट। देखो टोटल पावर अवेलेबल और एरिया अंडर टोटल कर्व ड्यूरेशंस हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 23 का सी, टोटल क्वांटिटी एंड रन ऑफ ड्यूरिंग दैट पीरियड। एरिया अंडर फ्लो ड्यूरेशंस कर्व हमारा रिप्रेजेंट करेगा टोटल क्वांटिटी ऑफ रन ऑफ ड्यूरिंग दैट पीरियड, मतलब कि 23 का सी। अब आगे बढ़ते हैं 24, द मास कर्व कैन बी प्लॉटेड। मास कर्व हमारा किसके किसके बीच में प्लॉट किया जाता है, मास कर्व कैन बी प्लॉटेड फ्रॉम क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व, लोड ड्यूरेशंस कर्व, एनर्जी लोड कर्व, बोथ लोड, नहीं तो बोथ लोड ड्यूरेशंस कर्व एंड क्लोरो, नहीं, यहाँ पर 24 का हमारा बी ऑप्शन होगा। क्रोनोलॉजिकल कर्व के द्वारा हम लोग मास कर्व को क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, मतलब कि 24 का बी। उसके बाद है 25, स्टोरेज रिक्वायरमेंट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम। तो स्टोरेज रिक्वायरमेंट हम लोग किसके द्वारा डिटरमाइन करेंगे, तो स्टोरेज डिटरमाइन हम लोग हाइड्रोग्राफ हो गया, फ्लो ड्यूरेशंस कर्व हो गया, मास कर्व, आइदर हाइड्रोग्राफ और मास कर्व के द्वारा भी करते हैं और हाइड्रोग्राफ के द्वारा भी हम लोग स्टोरेज रिक्वायरमेंट का डिटर्मिनेशन करते हैं। तो 25 का हमारा क्या हो जाएगा, डी। अब 26, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, व्हाट इज द इनलार्ज बॉडी ऑफ वाटर जस्ट एबव द इनटेक एंड यूज्ड एज अ रेगुलेटिंग रिजर्वायर कॉल्ड, क्या होगा, ये तो परे हो, हमारा ऑप्शन से टिक करो, फॉरवे। नेक्स्ट है पेन स्टॉक इज यूज्ड एज अ कॉन्डिट बिटवीन, कहाँ से कहाँ तक पेन स्टॉक होता है बता दो, मतलब कि बोल सकते हो डैम और टरबाइन तक, ठीक है। मतलब कि 27 का हमारा क्या हो जाएगा, 27 का द डैम एंड टरबाइन, द स्टीम, ये ऑप्शन में द स्टीम चेस्ट एंड द टरबाइन इन द थर्मल स्टेशन, द स्टीम चेस्ट, स्टीम तो यहाँ आता ही नहीं है, द डैम एंड द टरबाइन इन हाइड्रो स्टेशन, द डैम एंड द टरबाइन इन द हाइड्रो स्टेशन, द टरबाइन एंड डिस्चार्ज रेन, द डैम एंड द टरबाइन इन हाइड्रो स्टेशन। तो 24 का बी, 27 का बी, मतलब कि द डैम एंड द टरबाइन इन हाइड्रो, 27 का हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 28, in a high head hydroelectric power plant the velocity of water flow in a penstock is around, मतलब कि कितना होना चाहिए। तो देखो इसका वेलोसिटी तो डिपेंड करेगा हेड पे ही, लेकिन एक एवरेज वेलोसिटी हम लोग 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड एंड डी ऑप्शंस में 10 मीटर पर सेकेंड। तो 28 का जो एवरेज टेक किया जाता है वह 7 मीटर पर सेकेंड के अकॉर्डिंग हम लोग टेक करते हैं। उसके बाद आगे है द टर्म सर्ज टंक इज एसोसिएटेड विथ विच टाइप ऑफ पावर प्लांट। तो यह तो सर्ज टंक हम लोग हाई हेड में ही यूज करते हैं, हाई हेड। तो 29 का ए हो जाएगा ऑप्शंस में, 29 का एक्शंस। और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बार बार दिया है, द लोकेशन ऑफ सर्ज टैंक इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज नियर। तो सर्ज टैंक पेन स्टॉक पे वाटर हैमरिंग प्रोसेस को बचाता है, ठीक है। तो 30 का क्या हो जाएगा, किसके नज़दीक है, तो टरबाइन के नज़दीक होना चाहिए, तभी हमारा वाटर हैमरिंग के प्रेशर पेन स्टॉक पे वाटर हैमरिंग प्रोसेस को बचाता है। तो 30 का ए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यह वाला 30 क्वेश्चंस है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में भी 30 क्वेश्चंस का देखेंगे, ठीक है। तो वेट करिए अगले लेक्चर्स का, और जितना भी ऑब्जेक्टिव हम करा रहे हैं उसको आप नोटबुक में लिख कर उसको ठीक करिएगा, और जो जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम को उसी फार्मूला पे बनाना है, P बराबर 0.736/75 WQHN। और एक और फार्मूला जो ऊपर में था, एक और फार्मूला जो पावर वाला था, ये वाला एक और फार्मूला जो हमारा पावर वाला है, ये वाला फार्मूला, इस पर भी आपको रिमेंबर रखना है, इस पर भी आपको क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। तो 2 फार्मूला यहाँ से इम्पोर्टेंट था। तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, ठीक है। ओके, गुड नाइट।